आरोग्यम। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है आरोग्यम। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार ऐसे कहा गया है कि हर 6 सेकंड में कोई एक व्यक्ति ब्रेन स्ट्रोक का शिकार होता है। तो इसी समस्या के बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर प्रियंका थिगड़े जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम प्रियंका मैम, आपका हमारे आरोग्यम के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कल्पिता। मैम, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। ये जो आजकल की हमारी लाइफ है वो बहुत ही करियर ओरिएंटेड हो चुकी है और इसी वजह से स्ट्रेस भी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। एक रिसर्च के अनुसार हर 6 सेकंड में किसी एक को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक आखिर होता क्या है? यू आर राइट कल्पिता। अगर हम देखेंगे तो पेशेंट जो होता है वो बहुत बार बेड रिडन रहता है। हाथ पाँव की ताकत चली जाती है जी, बोलने में डिफिकल्टीज आती है या फिर स्लर स्पीच हो जाता है। किसी किसी को विजन में प्रॉब्लम आती है, विजन लॉस, ब्लर विजन, ऐसे कंप्लेंट्स होते हैं। तो ये ऑल टुगेदर इट इज टर्म एज एक्यूट इश्चेमिक सेरेब्रोवैस्कुलर सिंड्रोम। इसके अगर हम कॉजेस के हिसाब से टाइप्स देखें तो देयर आर 2 टाइप्स। कि एक जो होता है अगर ब्लड क्लॉट की वजह से आगे ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम हो रहा है तो उसकी वजह से जो एक स्पेसिफिक एरिया होता है टिश्यूज का, ब्रेन टिश्यूज का, उसमें सेल डेथ हो जाती है। जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो उस एरिया को बोलते हैं हम इन्फार्क्ट। तो वो जो ब्रेन का एरिया है वो जो भी बॉडी का फंक्शन कवर करता है, कंट्रोल करता है, उसमें फिर डिफिकल्टीज आ जाती है। अगर कोई हाथ पे कंट्रोल कर रहा है, अपनी पकड़ पे कंट्रोल कर रहा है, तो उसमें डिफिकल्टीज आ जाती है। इसमें बहुत बार ऐसा हो जाता है हेमीप्लेजिया, जैसे आधी साइड जो होती है वो राइट, जैसे राइट हैंड और राइट लेग, इनकी ताकत चली जाना या फिर दोनों पैरों की ताकत चली जाना। कभी कभी ऑल 4 लिम्स, अगर मैसिव इन्फेक्ट होगा तो ऑल 4 लिम्स कैन बी इन्वॉल्व। तो फिर हम अपनी डे टू डे लाइफ की जो फंक्शंस है उसमें पेशेंट को दिक्कत आ जाती है। दूसरा जो टाइप होता है वो है हीमोरेजिक इन्फेक्ट। अगर अंदर ब्रेन के अंदर कोई ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो गई है तो वहां पे उसकी वजह से आगे जाके ब्लड सप्लाई नहीं होता है ब्रेन को। तो ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर इट्स फंक्शन। सो वो आगे नहीं मिलता है, खून नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो अगेन उसकी वजह से भी सिमिलर सिम्टम्स आते हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक सिम्टम जो है, अगर हम जैसे सोचे कि हमारे पेशेंट को किस तरफ का इन्फेक्ट है स्पेसिफिकली देखते देखते, तो जो हीमोरेजिक इन्फेक्ट है जिसमें ब्लड वेसल रप्चर होती है उसमें ज्यादा से सीवियर हेडेक, ये एक स्पेसिफिक रीजन सिम्टम्स रहता है। सीवियर हेडेक इज अ स्पेसिफिक सिम्टम फॉर हीमोरेजिक इन्फेक्ट। देयर इज वन मोर थिंग जिसे बोलते हैं मिनी स्ट्रोक या फिर ट्रांस इश्चेमिक अटैक। जी, इसके जो सिम्टम होते हैं वो आते ही है और तुरंत चले जाते हैं। तो दे लास्ट फॉर अ फ्यू सेकंड। जैसे एकदम से हाथ पैर की ताकत चली जाना, एकदम से पाँव में ताकत चली जाके पेशेंट गिर जाता है। जी, अगर हम इसे अर्ली डायग्नोसिस नहीं हुआ, इग्नोर किया, तो पेशेंट में वो जो बीमारी है वो बढ़ सकती है। जी मैम, जैसे आपने अर्ली डायग्नोसिस की बात की, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि जैसे हार्ट अटैक हमें एकदम अचानक से हो जाता है, उसके सिम्टम्स पहचानने का हमें मौका ही नहीं मिलता, तो क्या ब्रेन स्ट्रोक भी उसी तरह से अचानक हो जाता है या फिर उसके कोई सिम्टम्स है जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं? यस, नेम इटसेल्फ सजेस्ट की स्ट्रोक। सो वो हार्ट अटैक की जैसे ही होता है जी। लेकिन क्या है कि सिम्टम जैसे एकदम से हाथ पैर की ताकत चली जाना, कभी कभी माउथ एंगल डेविएशन होता है, पेशेंट को अचानक से पानी बाहर आने लगता है, बोलने में एकदम से दिक्कत आती है, जो हेवीनेस ऑफ टंग, स्लर स्पीच, विजन, आंखों में जो आईलिड्स होती है वो ड्रॉप हो जाना, आंखों का थोड़ा सा शेप चेंज हो जाना, पैरों में एकदम से मूंगी आना, नमनेस आना, एकदम से ताकत जाना, ये कुछ अर्ली सिम्टम्स है। अगेन उसके बाद जैसे कि इश्चेमिक जो है उसमें रहता है कंफ्यूजन, पेशेंट को समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। ओके, सो और जो हीमोरेजिक है उसमें कॉन्शियसनेस जाता है, पेशेंट अनकॉन्शियस होने जल्दी हो जाता है और इट में लैंड टू द कोमा इफ नॉट गेट एनी मेडिकल अटेंशन एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आपने ये जो सिम्टम्स बताया, उनका ड्यूरेशन कितना रहता है? क्या ये बहुत बार होते ही रहता है या फिर आके फ्रिक्शन में चला जाता है? जैसे टीआई का हमने बात किया जी,
तो इट इज अ सिंगल एपिसोड, देयर माइट बी 2-3 एपिसोड्स ऑफ TIA आल्सो। लेकिन ये जो पैरालिसिस के या फिर हम बोलते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम है, ये ग्रेजुअली बढ़ते ही जाते हैं, तो ऐसा कोई ड्यूरेशन उसका नहीं है जी। पेशेंट में गेट लॉक इन आवर, एक दिन लग सकता है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक ये नहीं है। जी मैम, भारत में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है ब्रेन स्ट्रोक। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसी डेंजरस सिचुएशन के क्या कारण हो सकते हैं? यस कल्पिता, यू आर राइट। इसके जो बेसिक रीजन है, वी कैन डिवाइड इट इन टू टाइप्स, रिस्क फैक्टर और नॉन रिस्क फैक्टर। स्पेसिफिकली इसमें जो है वो है अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल डायबिटीज, आजकल स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग, इन सब का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है जी। उसके बाद आता है ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हाइपरलिपिडेमिया, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, इनका शरीर में जो प्रमाण है वो ज्यादा रहने से क्लॉटिंग टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है। और कुछ ऐसा है कि जो हम बोल सकते हैं कि जिनको ये सब चीजें नहीं है, लेकिन उनमें भी हो सकने की चांसेस ऐसे है कि अगर अनुवंशिकता जो बोलते हैं, हेरिडिटी, क्लॉटिंग टेंडेंसी अगर किसी के फैमिली में हो, एज 50 के ऊपर आजकल पैरालिसिस के चांसेस, ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा है। एंड द डाटा, रिसर्च डाटा सेज कि इट इज मोर इन मेन देन इन फीमेल। ओह, तो मैम ब्रेन स्ट्रोक के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं? जब ये सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीवियर हेडेक है, वो कम नहीं हो रहा है, तो वन शुड गो फॉर द रेडियोलॉजिकल टेस्ट, MRI है, CT स्कैन है। इसमें से हमको पता चलता है कि इन्फेक्ट है, कहीं पे रप्चर है, क्लॉट है जी। देन जैसे है कि कोलेस्ट्रॉल, तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, हम HbA1c कर सकते हैं जो 120 डेज का टोटल ग्लाइसेमिक कंट्रोल पेशेंट का बताते हैं, तो हमको पता चलता है कि डायबिटीज कितने कंट्रोल में है। देन एक्सरे है, और एक होता है कि MR एंजियो, सो मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, कि जिसमें समझ में आता है कि क्लॉट है क्या कहीं पे। सो ये सब चीजें हैं जो डायग्नोसिस में हेल्प करने वाली है। मैम, जैसे कि बहुत सारे डिजीजेस की एक उम्र होती है, एक स्पेसिफिक उम्र के बाद ही वो समस्याएं आने लगती है, तो क्या ब्रेन स्ट्रोक के लिए भी कोई स्पेसिफिक उम्र होती है? एज आई सेड अर्लियर कि 50 प्लस में ये चांसेस ज्यादा है, लेकिन हम अभी लाइफस्टाइल जो देख रहे हैं, स्ट्रेस फैक्टर जो है यंगस्टर्स में, वर्किंग क्लास में हमारे, तो उस हिसाब से हर किसी को, यानी ऑलमोस्ट मोर आर पीपल आर अफेक्टेड विद डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन जी। तो अनकंट्रोल हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द रीजन फॉर द स्ट्रोक। सो वी कैन से कि ये 30s में भी होने के चांसेस है, अगर आपने प्रॉपर लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, स्ट्रेस ज्यादा है, उसमें कुछ अनकंट्रोल डिसीजेस है जिसपे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो यू मे बी प्रोन फॉर ब्रेन स्ट्रोक जी। मैम, आयुर्वेदा में ब्रेन स्ट्रोक का वर्णन किस प्रकार किया गया है? यस, आयुर्वेदा हैज ऑलरेडी मेंशन इट एज अ पक्षाघात। पक्ष मीन्स आर्म जी। सो पक्षाघात, जिसमें वात की वजह से घात हो जाता है, जैसे कि नमनेस है, स्ट्रेंथ नहीं है, पावर कम हो जाती है हाथ की, तो उसे पक्षाघात बोलते हैं। जैसे हमने एलोपैथी में देखा कि इश्चेमिक और हीमोरेजिक ऐसे 2 टाइप्स है, वैसे ही आयुर्वेदा में है मार्गावरोधज और धातुक्षयजन्य। तो ये भी 2 टाइप्स है। आयुर्वेदा में जो है कि वात बढ़ाने वाले एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, अगर हम ऐसे चीजें कुछ करते हैं जी, तो उसकी वजह से वात बढ़ता है और उसकी वजह से पक्षाघात जो है वो आता है जी। तो मैम, जैसे आपने अभी बात की कि वातजन्य चीजें जब ज्यादा होती है, तो वात, पित्त और कफ, ये जो 3 प्रकृतियां हैं, क्या उस पर भी ब्रेन स्ट्रोक डिपेंड होता है? हम कह सकते हैं कि वात प्रकृति जो है, अगर वात प्रकृति वाला कभी भी सिंगल प्रकृति नहीं रहती है जी, देयर इज ऑलवेज एसोसिएटेड दोष जी, वात पित्त, वात कफ, ऐसा कॉम्बिनेशन हमेशा रहता है जी। तो वात प्रकृति वाले जो लोग हैं, दे आर मोर प्रोन बिकॉज द डोमिनेटिंग दोष जो है उनमें वो वात है जी। बट इट डजंट मीन कि हर किसी वात प्रकृति वाले को ये होने ही वाला है। अगर फिर से उन्होंने अगर अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो की है, एक्सरसाइज है, फूड इंटेक, डाइटरी हैबिट्स अच्छे हैं, कुछ एडिक्शंस नहीं है, वाटर इंटेक अच्छा है, तो ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं जी। मैम, अभी आपने जो कहा कि
हमारी जो बुरी आदतें हैं जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो वो भी ब्रेन स्ट्रोक का कारण हो सकती है, तो वो किस तरह से अफेक्ट करती है? स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ड्रग यूजेस, जी। इसकी वजह से जो क्लॉटिंग टेंडेंसी है पेशेंट हम्म। की वो बढ़ जाती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो हम्म। कम हो जाती है, और जैसे हमने देखा कि बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यू का डेथ होता है, तो जी। दैट इज द वन ऑफ द रीजन कि इससे ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। जी मैम, इस पर आयुर्वेदा में कौन से उपाय बताए गए हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में हम आपसे और भी जानकारी लेंगे।